हमारे राज्यसभा के सांसद, इस क्षेत्र के नेता सम्माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में स्वागत भाषण दें। माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब। और 1.25 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले हम सबके चाहते माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मेरे वरिष्ठ साथी, संसद के मेरे साथी और राजस्थान के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, ये दिल्ली में जो राग दरबारी गाने वाले लोग हैं, इनको पता नहीं चलेगा हवा का रुख किस तरफ चल रहा है। ये सभा का दृश्य, और जैसे मेरे पुराने मित्र साथी किरोड़ीलाल जी ने कहा कि ये एक दिन का समय मिला, ये बात सही है कि मैं विदेश था, वहां से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए गया था। समय निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा ये तय नहीं कर पा रहा था, लेकिन किरोड़ीलाल जी का मुझ पर इतना अधिकार है, जब मैं संगठन का काम करता था और राजस्थान में आता था तो यही महाशय मेरे मार्गदर्शक हुआ करते थे। और जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब किरोड़ीलाल जी राजनीति क्या है, कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त वहां अनशन पर बैठा है, इतने मात्र से मैं जब मैं सद्भावना उपवास पर बैठा था, मैं नर्मदा के जल के लिए उपवास पर बैठा था, ऐसा ही खेस लेकर के पूरे प्यार और सम्मान के साथ किरोड़ीलाल जी दौड़ करके चले आते थे। ऐसा मेरा एक दोस्त, और अब वो संसद में मेरा साथी है, और ये रूप, ये विशाल जनसागर, उस मैदान के उस पार, दीवार के उस पार सुनाई भी नहीं देता होगा, लेकिन आप इतनी बड़ी मात्रा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं हृदयपूर्वक आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए कि हमारे देश में आदिवासी समाज आजादी के बाद पैदा हुआ क्या? हमारे देश में आदिवासी समाज आजादी के बाद पैदा हुआ क्या? आजादी के पहले भी था कि नहीं था? राम के जमाने में था कि नहीं था? कृष्ण के जमाने में था कि नहीं था? लेकिन कांग्रेस वालों को, कांग्रेस की इतनी सरकारें आके गई, उनको कभी भी आदिवासियों की याद नहीं आई। ये नामदार की 4 पीढ़ी देश चलाती थी, लेकिन उनको कभी विचार नहीं आया कि देश में आदिवासियों का अलग मंत्रालय होना चाहिए, आदिवासियों के लिए अलग मंत्री होना चाहिए,
आदिवासियों के लिए अलग बजट होना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद इस देश में आदिवासियों के लिए अलग विभाग बना, अलग मंत्रालय बना, अलग बजट बना, अलग मंत्री बना। भाइयों बहनों, 4-4 पीढ़ी तक ये कांग्रेस वालों को आदिवासी कभी याद नहीं आए, लेकिन वोट बैंक के खातर भांति भांति की राजनीति, झूठ बोलने के सिवाय कुछ करना नहीं, मारो और भाग जाओ, थूको और छिप जाओ, ये नई कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा पैदा हुई है। भाइयों बहनों, अभी हमारे मित्र किरोड़ी जी कह रहे थे कि उनके पास कोई सेनापति नहीं है। अरे कोई सैनिक ही नहीं बचा है, सेनापति कहां से लाएंगे। भाइयों बहनों, एक परिवार के बाहर कांग्रेस के पास कोई नाम है क्या? कांग्रेस के पास कोई नाम तक है क्या? जो कुछ भी है एक परिवार, जो कुछ भी एक परिवार, इस देश में 125 करोड़ देश के वासियों में उनको परिवार के बाहर कुछ दिखता नहीं है। वो आए हैं परिवार के लिए, वो जीते हैं परिवार के लिए, उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। हमारे लिए तो 125 करोड़ का देश यही मेरा परिवार है। भाइयों बहनों, अगर राज्य चलाना है, अगर देश चलाना है, अरे एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी चलानी है, अगर एक जिला परिषद चलानी है, तो भी सशक्त नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। उसके बिना एक नगरपालिका भी नहीं चल सकती है। और सशक्त नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम दंड बैठक करता है। सशक्त नेतृत्व का मतलब होता है जिसकी समझ बड़ी स्पष्ट है, जिसके पास अनुभव है, जो समाज के प्रति संवेदनशील है, जो अपने लिए नहीं अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए कठोर से कठोर निर्णय करने की ताकत रखता है। वो सशक्त नेतृत्व होता है। कंफ्यूज नेतृत्व, फ्यूज पार्टी न कांग्रेस का भला कर सकती है, न देश का भला कर सकती है। भाइयों बहनों, न इनके पास सशक्त नेतृत्व है, न इनके पास नीति है, और न ही इनके पास नियत की कोई संभावना है। भाइयों बहनों, जिसके पास नेता न हो, नीति न हो, नियत नहीं हो, उसके भरोसे हम हमारा राजस्थान सौंप सकते हैं क्या? इनके भरोसे राजस्थान सौंप सकते हैं क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, और ये इतने कंफ्यूज है, इसको ये भी मालूम नहीं है कि वो किस देश में, राज्य में किस चुनाव के लिए काम कर रहा है। कुछ मालूम नहीं है जी। अब मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का ही कोई नेता, वो कांग्रेस पार्टी का मंत्री रहा हो, जिसको यहां के लोग बड़ा किसान नेता मानते हो, उसी पार्टी का अध्यक्ष कुंभाराम को कुंभकर्ण कह दे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है?
ये ऐसा कंफ्यूज है, इसको ये समझ नहीं है कि कुंभाराम ने क्या काम किया और कुंभकर्ण ने क्या काम किया, उसमें उसको कोई भेद ही नहीं लगता है। जिसको कुंभाराम और कुंभकर्ण में भेद नहीं है, उसके भरोसे राजस्थान दे सकते हैं क्या? उसके भरोसे राजस्थान चल सकता है क्या? उसके भरोसे देश का भला हो सकता है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब दौसा की धरती पर आया हूं, ये देश इस बात के लिए गर्व करता है कि जब भी दौसा की बात याद आती है तो हिंदुस्तान के तिरंगा की शान याद आती है। शायद नई पीढ़ी को लोग बताते नहीं होंगे, महात्मा गांधी ने जो खादी से भारत को आत्मनिर्भर करने का सपना देखा था, और यही दौसा, यही का आलूदा था, और यहीं से बना तिरंगा पूज्य बापू ने सबसे पहले फहराया था। ये गर्व इस धरती को है। यहां के उन बुनकरों, यहां के उन खादी में काम करने वाले श्रमिकों, यहां के लोगों की सोच को पूरा देश नमन करता है। मेरे भाइयों बहनों, पूरा देश उनका गौरव करता है। दौसा की खादी की पैटर्न पूरे देश में जानी जाती है, और आजादी के जंग में खादी की जो भूमिका रही, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि जिस खादी के द्वारा महात्मा गांधी स्वावलंबन के लिए काम करते थे, ये नकली गांधी परिवार ने खादी का नामो निशान मिटा दिया। भाइयों बहनों, किसी कांग्रेसी सरकार के मुंह से, किसी कांग्रेसी नेता के मुंह से आपने कभी खादी की बात सुनी है? भाइयों, रोजगार देने वाला, स्वावलंबी, समाज की धरती पे ताकत पैदा करने वाला, लेकिन उनको इसकी याद नहीं आई। और आजकल जैकेट पॉपुलर हो गया है, खादी का जैकेट, लोग उसको मोदी जैकेट बोलते हैं, तो इनको मिर्ची लग जाती है कि ये गांधी बापू की खादी ये मोदी जैकेट कैसे बन गई। उनको इसकी चिंता लगी रहती है। भाइयों बहनों, अभी मैंने कोरिया के राष्ट्रपति जी को, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जी को जैकेट भेंट किया, और उन्होंने उसकी फोटो निकाली पहन करके, दुनिया में वायरल हो गई। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस वालों की नींद हराम हो गई कि मोदी विदेश के लोगों को भी मोदी जैकेट पहनाने लग गया, परेशान हो गए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों खादी में हमने जो काम किया है, उसका परिणाम है कि उसकी बिक्री आज लगातार बढ़ रही है, स्वावलंबन का अवकाश बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई एक जमाना था जब 11 लाख से अधिक लोग ये स्वावलंबन खादी के काम में काम करते थे। हमने आज इतनी परिस्थिति पैदा की है कि इस वर्ष 22 लाख तक ये आंकड़ा ले जाएंगे, ताकि देश के गरीब परिवार में खादी के द्वारा अतिरिक्त इनकम हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार, उन्होंने एक फतवा जाहिर किया राजस्थान में आकर के। उन्होंने फतवा जाहिर किया कि मोदी ने भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए। आप बताइए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हर हिंदुस्तानी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए?
नामदार भारत माता को स्मरण करने के बाद हमारे दिल में वो कौन सी भावनाएं जग जाती है, हमारी रगों का खून किस प्रकार से दौड़ने लगता है, हमारे सपने किस प्रकार से पंख पाते हैं, ये नामदार सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अरे जब मोदी भारत माता की जय बोलता है, हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक जब भारत माता की जय बोलता है तो सीमा पर तैनात मेरे जवानों की याद आती है। हर हिंदुस्तानी जब भारत मां की जय बोलता है तो सियाचिन पे -40 डिग्री में देश के लिए खड़े हुए सेना की तपस्या याद आती है। जब हम भारत मां की जय बोलते हैं तो समंदर पार कर करके मेरा मछुआरा भाई हिंदुस्तान की अर्थ उपार्जना के लिए मेहनत करता है। जब भारत मां की जय बोलता हूं तो मछुआरा के परिश्रम की मुझे सोड़म आती है। भाइयों बहनों, जब मैं भारत मां की जय बोलता हूं तब मेरे दिल दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानी छा जाते हैं। भाइयों बहनों, जब मैं भारत मां की जय बोलता हूं तब मुझे मेरे देश की कोटि कोटि माताएं बहनों का स्मरण होता है। आपको नहीं हो सकता, अगर आपको हुआ होता, आपको भारत माता की जय से प्रेरणा मिली होती तो आजादी के इतने सालों के बाद मेरे देश की आधे से ज्यादा माताओं बहनों को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आप कल्पना कर सकते हो भाइयों बहनों, मैंने कभी वादा नहीं किया कि मैं आपको बंगला बना करके दे दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके छत को सोने की बना दूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके घर के बाहर 2 गाड़ियां ला करके खड़ी कर दूंगा। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैं गरीबी जी करके आया हूं, मैं गरीबियों के दुख दर्द करके देख करके आया। मुझे मालूम है जब शौचालय नहीं होता है और गरीब मां को प्राकृतिक काम के लिए जाना होता है, शौच के लिए जाना होता है, तो बेचारी सुबह सूरज उगने से पहले घर के बाहर चली जाती है, सूरज उगने से पहले लौट आती है। और दिन में कभी जाने की नौबत आई तो अपने शरीर पर दमन करती है और शाम तक अंधेरा होने का इंतजार करती है। मेरी माताएं बहनें ये पीड़ा झेल करके निकली है। आप मुझे बताइए, इन माताओं बहनों को इस पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने देश में अभियान चलाया, 9 करोड़ शौचालय बनाए, 9 करोड़ शौचालय। देश आजाद होने के बाद जितने शौचालय बने थे उतने ही शौचालय मोदी ने 4 साल में बना दिए और मेरी माताओं बहनों को मैंने इज्जत घर देने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां पढ़ाई छोड़ करके स्कूल छोड़ देती थी। कभी इन 4 पीढ़ियों के नामदारों को पता नहीं चला कि बेटी स्कूल क्यों छोड़ती है। क्योंकि स्कूल में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होता, अलग शौचालय नहीं होता और इसलिए बेटी 8-10 साल की उम्र के होते होते फिर मन करता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। भाइयों बहनों, मेरी बेटियां पढ़े, इसलिए मैंने हिंदुस्तान के हर स्कूल में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनाने का काम किया, क्योंकि मेरे लिए वही मेरी भारत माता की जय होती है। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं हमारे गरीब को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आदिवासी के पास भी अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के पास भी अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आजादी के 70 साल के बाद भी वो झुग्गी झोपड़ी में जिएंगे, फुटपाथ पर गुजारा करेंगे, पेड़ के नीचे बसेंगे, खेत के खलिहान के किनारे पर पड़े रहेंगे? अरे 4-4 पीढ़ी आपने राज किया, आपको इतना तक नहीं सूझा? भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैंने मन में ठान के रखी है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, अभी 4 साल बाकी है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। विकास, यही हमारा मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, यही मंत्र लेकर के हम चले हैं। और ये हमारी विकास की गंगा 5 धाराओं को मिलाती है, 5 धाराओं को मिलाती है। पहली धारा है बेटे बेटी को पढ़ाई, बेटे बेटी को पढ़ाई। दूसरी धारा है युवकों को कमाई। तीसरी धारा है किसानों को सिंचाई। चौथी धारा है बुजुर्गों को दवाई। और 5वीं धारा है जन जन की सुनवाई। इन 5 धाराओं को लेकर के ये विकास की गंगा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही मकसद से काम करती है, सबका साथ, सबका विकास। 125 करोड़ देशवासी, यही हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के लिए नहीं आए हैं, यही मेरा परिवार है, इनके लिए काम करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं। भाइयों बहनों, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, जो 2013-14 में भी मोदी ना आए तो अच्छा, मोदी ना आए तो अच्छा, इसकी माला जप रहे थे, वो फिर मैदान में आकर के हवा फैला रहे थे। 15 दिन तक पहले तो जोरों से बोल रहे थे, अरे राजस्थान तो गया, राजस्थान तो गया। वे सारे के सारे खो गए। अब वो बोलने लगे हैं कांग्रेस की तो वहां कुछ होने वाली नहीं है, ये भाजपा की सरकार दोबारा बनने वाली है। राजस्थान में फिर एक बार भाजपा सरकार बनना तय है। मैं राजस्थान के कोने कोने में जाकर के आया हूं। मैं आज आखिरी सभा संबोधित कर रहा हूं। अब 5 बजे के बाद प्रचार समाप्त होने वाला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, और मैं दौसा की धरती से, जिसने तिरंगा दिया, तिरंगे की शान बढ़ाई, उस धरती से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के एक एक मतदाता को कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को भारी मात्रा में मतदान करें और तय करें पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान करेंगे, बाद में ही जलपान करेंगे। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे। और 7 तारीख को फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भारी मात्रा में मतदान करेंगे, हर पोलिंग बूथ में विजयी होंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको वादा करता हूं, जो काम कांग्रेस 50 साल में नहीं कर पाई है, उससे भी ज्यादा काम हमने 5 साल में किया है और करके रहेंगे, करते रहेंगे। राजस्थान की भलाई के लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ा रहूंगा।
मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।